दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर क्यों रशिया धरती के ऊपरी हिस्सा यानी आर्कटिक एरिया को कब्जा करना चाहता है। धरती की नॉर्थ पोल को आर्कटिक और धरती की निचला हिस्सा यानी साउथ पोल को अंटार्कटिक रीजन कहा जाता है, जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस और मिनरल्स की विशालकाय भंडार मौजूद है जो आज तक ढूंढा भी नहीं गया है। और इस नेचुरल रिसोर्सेस के ऊपर दुनिया की कई सारे देशों की नजर है, जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना और यूरोप के कई सारे देश भी शामिल है। दोस्तों एक पुरानी कहावत है कि वार इज ए रियलिटी बट पीस इज ए मिथ, यानी युद्ध एक अल्टीमेट रियलिटी है और दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वो सब कुछ ना कुछ पाने के लिए ही युद्ध होता है। दुनिया में जितने बार भी युद्ध हुआ है हर बार तबाही ही लाई है। यदि हम पिछले 2000 सालों के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो शायद ही ऐसा कोई साल होगा जिस साल युद्ध नहीं हुआ है। आज के समय युद्ध एक जरूरी चीज बन गई है। ये पुरानी कहावत आज दुनिया की हर जगह देखे जा रहे हैं। तो आज मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए दो चीजों की बहुत ही जरूरत होती है। पहला है रिसोर्सेस यानी संसाधन और दूसरा है एस्पिरेशन यानी उसको पाने की आकांक्षा। जब हम किसी लिमिटेड रिसोर्सेस को पाने के लिए अथाह प्रयास करते हैं तब युद्ध जरूर होती है। यदि हम इतिहास की पन्ने को पलट कर देखते हैं तो हर समय कोई भी सुपर पावर वाले देश फॉर्मूला एक ही रखते हैं, यानी किसी भी रिसोर्सेस वाले एरिया के ऊपर कब्जा करके उस रिसोर्सेस को हड़पना ही असली मकसद होती है। आज के समय जैसे चाइना कर रही है, जैसे तेल और गैस के लिए साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी को कब्जा करना चाहती है। दोस्तों मिडिल ईस्ट हो या अफगानिस्तान, अफ्रीका हो या लैटिन अमेरिका, चाइना इन सभी रिसोर्सेस वाले देशों के ऊपर अपनी दबदबा स्थापन कर रहा है। तो दुनिया में जितने भी युद्ध होते हैं वो सब संसाधनों के लिए ही युद्ध होते हैं, जैसे अमेरिका की इराक वार और आज के समय रशिया यूक्रेन वार और अफगानिस्तान वार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज तक जितने भी युद्ध हुआ है किसी ने भी शांति पाने के लिए युद्ध नहीं लड़ा है, वो सब किसी न किसी चीज को पाने के लिए ही बहुत सारे युद्ध लड़ा गया है। धरती की जिस भी हिस्से पर रिसोर्सेस होंगे वहाँ पर युद्ध होगा ही होगा। लेकिन जब आज हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से धरती की रिसोर्सेस धीरे धीरे खत्म हो रही है तो ऐसे में कई सारे देश नेचुरल रिसोर्सेस यानी संसाधनों के लिए नई नई जगह की तलाश कर रहे हैं जहां पर वो लड़ाई करके अपनी जरूरत की रिसोर्सेस पा सके। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे भविष्य में आर्कटिक रीजन एक लड़ाई की मैदान बनेगा। दोस्तों आर्कटिक रीजन आज लड़ाई की नया मैदान बन गई है और रशिया रिसोर्सेस के लिए आर्कटिक को कई सालों से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आर्कटिक रीजन धरती के ऊपर हिस्से में मौजूद है। धरती के ऊपर हिस्से को यदि हम देखते हैं तो ये हमें एक सर्कुलर जैसा दिखाई देगा। इसी को ही हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। ये आर्कटिक सर्कल हमेशा ही बर्फ से ढका रहता है, जिसकी वजह से हम इसे रूफ ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इन आर्कटिक सर्कल में 8 देशों की बाउंड्री लगती है, जिनमें अमेरिका, रशिया, कनाडा और फिनलैंड जैसे देशों की सीमा लगती है। और इन 8 देशों ने आर्कटिक काउंसिल नामक एक संगठन भी बनाया है और इन 8 देशों ने आर्कटिक में मौजूद रिसोर्सेस को पाने की बहुत प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों इस आर्कटिक रीजन साल के 12 महीने ही बर्फ से ढका रहता है। इस पोलर रीजन में बर्फ जमा होने की वजह से धरती की टेम्परेचर सही रहती है। धरती की उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह बर्फ से ढका रहने की वजह से जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये बर्फ सनलाइट की 80% वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन यदि धरती की टेम्परेचर बढ़ती है तो ये बर्फ पिघलने से आर्कटिक में मौजूद सी सनलाइट की 90% ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से आर्कटिक में मौजूद सारे बर्फ पिघलकर आर्कटिक सागर में मिल जाती है। यदि धरती की नॉर्थ पोल में मौजूद सारे बर्फ पिघल जाती है तो दुनिया की कई सारे देशों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगी। लेकिन कई सारे ऐसे भी देश है जो इसका फायदा भी उठाना चाहते हैं। दोस्तों ये आर्कटिक एरिया इंसान की रहने लायक जगह ही नहीं है, फिर भी इन 8 देशों ने इस एरिया में फिशिंग, शिपिंग और नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आर्कटिक एरिया को कब्जा करना चाहते हैं। चाइना ने भी अपनी नेचुरल रिसोर्सेज की लालच के लिए नॉर्थ पोल में अपनी रिसर्च सेंटर बना रहा है ताकि वो भविष्य में नॉर्थ पोल में मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज को माइनिंग कर सके। जैसे जैसे नॉर्थ पोल की बर्फ पिघलती है तो उन 8 देशों की किस्मत खुलेगी। दोस्तों अभी के समय में ईस्ट एशिया से वेस्ट यूरोप तक जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का होकर और सुएज कैनाल होकर शिप जाते हैं। ये जो डिस्टेंस है जो लगभग कम से कम 21,000 किलोमीटर का है और इसे तय करने के लिए एक जहाज को कम से कम 40 दिनों की समय लगती है। लेकिन यदि आर्कटिक की सारे बर्फ पिघल जाती है
ही तो ये दुनिया को एक नई रास्ता देगी ईस्ट एशिया से यूरोप तक पहुंचने के लिए। इसी सी रूट को नॉर्दर्न सी रूट कहा जाता है। रशिया इस सी रूट को 2035 तक स्टार्ट करना चाहता है और ये नॉर्दर्न सी रूट सिर्फ 12,800 किलोमीटर लंबा ही है और इसे 30 दिनों में आसानी से तय किया जा सकता है। तो अगर इसी सी रूट में आने वाले बर्फ अगर पिघल जाती है तो भविष्य में ईस्ट एशिया से यूरोप तक जाने के लिए एक अच्छा रास्ता मिल जाएगी। यानी कि इसी सी रूट से शिपिंग कंपनियों की बहुत सारी पैसा बचेगी और फ्यूल और ट्रैवल टाइम भी बचेगी। इस नॉर्दर्न सी रूट रशिया के ऊपरी हिस्से में मौजूद होने की वजह से रशिया इस रूट का फायदा उठाने के लिए इस रूट से टोल टैक्स भी कलेक्ट कर सकती है और एक तरफ रशिया इसे अपनी पर्सनल सुएज कैनाल बनाना चाहता है। दोस्तों, यदि हम आर्कटिक एरिया में मौजूद सारे बर्फ को यदि हम हटा देते हैं तो उस बर्फ के नीचे $35 ट्रिलियन की खजाना छुपा हुआ है और ये खजाना मिनरल्स, ऑयल और गैस और बहुत ही कीमती पत्थरों में की रूप में छुपा हुआ है। यदि हम अमेरिका और चाइना की टोटल जीडीपी को भी मिला देते हैं तो तब भी $35 ट्रिलियन के साथ समान नहीं होगी। इस आर्कटिक एरिया की बहुत सारे हिस्सों में पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज की विशालकाय भंडार मौजूद है। दोस्तों, एक कहावत है कि हम मार्स और हमारी मून की सरफेस के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम आर्कटिक की बर्फ के नीचे क्या छुपा है हम आज तक नहीं जान पा रहे हैं। अमेरिका की एक जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक एरिया में दुनिया की 13% क्रूड ऑयल मौजूद है। अमेरिका रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 413 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल मौजूद है और साथ ही यहाँ पर दुनिया की 30% कोल भी मौजूद है और लगभग $1 ट्रिलियन के रेयर अर्थ मेटल भी मौजूद है, जैसे कि कैलिफोर्नियम, जर्मनियम जैसे मेटल मौजूद है। लेकिन दिक्कत यह है कि आर्कटिक रीजन में इन 8 देशों की बाउंड्री फिक्स नहीं है और रशिया आधा आर्कटिक को अपना दावा कर रहा है, क्योंकि आर्कटिक रीजन में लगभग 40 लाख लोग रहते हैं। उनमें से 20 लाख लोग ही सिर्फ रशियन ही है और आर्कटिक एरिया की 53% बाउंड्री रशिया के साथ लगी हुई है। रशिया अपने जीडीपी का 20% ऑयल और गैस आर्कटिक एरिया से लगे हुए सीमा से ही रशिया निकालती है। इसके अलावा रशिया की सी फूड यानी फिश इंडस्ट्री से लगे हुए सीमा से ही रशिया निकालती है। दोस्तों, आज के समय यूरोप ऑयल और गैस के लिए पूरी तरह रशिया के ऊपर निर्भर करती है। रशिया इससे एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इसे इस्तेमाल कर रही है। रशिया आर्कटिक रीजन में अपने मिलिट्री पावर को भी बढ़ा रही है। वो यहाँ पर कई सारे मिलिट्री बेस भी बना रहा है। आज रशिया अच्छी तरह से जानता है कि यदि वो आर्कटिक एरिया को कब्जा करके रखा हुआ है तो भविष्य में उसे फायदा ही फायदा होगा। तो इसलिए रशिया यहाँ पर बड़े अमाउंट के इन्वेस्टमेंट भी कर रही है, जैसे ट्रक के लिए रोड और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रशिया यहाँ डेवलप कर रही है। रशिया आर्कटिक रीजन में लगभग 7 मिलिट्री बेसेस भी बना चुका है और रशिया ने आर्कटिक की बर्फ को उतरने के लिए हेवी आइस ब्रेकर शिप भी तैनात कर दी है। आज रशिया के पास दुनिया की सबसे ज्यादा आइस ब्रेकर शिप मौजूद है और इनमें से तो कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगे हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म में रशिया आर्कटिक एरिया से काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाएगा, लेकिन आर्कटिक एरिया को कब्जा करने के लिए रशिया को कई सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आर्कटिक रीजन इंसानों की रहने लायक भी नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। साल की 12 महीने टेम्परेचर हमेशा ही -40 डिग्री सेल्सियस रहती है, जिसकी वजह से एक इंसान 15 मिनट खुले शरीर में वहाँ पर नहीं रह सकता। तो दोस्तों, आखिर में इंसान यदि नेचुरल रिसोर्सेज की लालच में आर्कटिक एरिया के सारे बर्फ को यदि इंसान पिघला देती ही तो धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा। और यदि धरती को हम बचाना चाहते हैं तो हमें ऐसे ही आर्कटिक एरिया को उसकी नेचुरल हालत में छोड़ देनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।